नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा और मकर रेखा की जो लाइन है ये 23.5 डिग्री पर ही किस प्रकार से डिसाइड की गई और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा का जो कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से डिसाइड करता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण। देखिए, पृथ्वी जो है ये अपनी कक्षा में कुछ इस तरीके से चक्कर लगाती है, ठीक है। ये इसकी कक्षा, अगर इसको हम मान लें इस वाली लाइन को, तो इसको अपने जब अक्ष पर घूम रही है वो भी कुछ इस तरीके से घूमना चाहिए, पर ये अपने अक्ष पर इस तरीके से ना घूमते हुए अपनी कक्षा में कुछ इस तरीके से झुके हुए घूमती है, ठीक है। ये अपना अक्ष जो है इससे ये लगभग 23.5 डिग्री झुकी होती है और इस तरीके से ये अपनी कक्षा में घूमती रहती है। अब इससे क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सूर्य होगा और इस तरीके से पृथ्वी सामने आएगी तो ये वाला हिस्सा सामने आएगा, ठीक है। तो इस वाले हिस्से में कम प्रकाश पड़ेगा और जब ये पृथ्वी घूमते घूमते जब इस तरीके से हो जाएगी कि सूर्य इस तरफ होगा तो ये वाला हिस्सा सामने होगा, तो इस वाले हिस्से पर ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा और इस वाले हिस्से पर कम प्रकाश पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सूर्य जो है, जो इसकी जो बीच वाली रेखा है इससे ऊपर तक भी जा रहा है और नीचे तक भी जा रहा है, और ये संभव हो पा रहा है पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अभी हम आगे इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी देखा कि सूर्य जो है वो हमारे भूमध्य रेखा से ऊपर तक जा रहा है और नीचे तक भी आ रहा है। तो चलिए अब हम परिभाषा देखते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण सूर्य की किरणें वर्ष भर पृथ्वी पर असमान रूप से पड़ती है, ठीक है। इसी कारण सूर्य भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे तक अपनी स्थिति बदलता रहता है, ठीक है। और सूर्य की यही स्थिति बदलने के कारण जो हमारी भूमध्य रेखा है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इसके समानांतर जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की रेखा है, ठीक है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इसमें 23.5 डिग्री की रेखा जो आपको यहाँ पर दिख पा रही है ब्लैक डॉट में, ये यहाँ तक इसकी किरणें जाएंगी, ठीक है। इसको हम बोल देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। और इसी के पैरेलल जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो इसको हम बोल देंगे मकर रेखा या 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में होती है कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में होती है मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। देखिए, ये वाली स्लाइड में आपको थोड़ी सी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। ये स्लाइड जो है ये दिखा रही है कि पृथ्वी पूरे साल जब चक्कर लगाती है सूर्य के, तो उसमें अलग अलग डेट पर अलग अलग स्थिति होती है, ठीक है। जैसे कि 21 जून की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी का जो नदर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है, वो ज़्यादा सूर्य के सामने आता है। मतलब सूर्य जो होता है ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इससे क्या होगा, इससे जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको ज़्यादा प्रकाश मिलेगा और नीचे वाले हिस्से को कम प्रकाश मिलेगा। अब जब ये पृथ्वी घूमते घूमते 23 सितंबर को पहुंचती है तो 23 सितंबर को सूर्य के सामने ये भूमध्य रेखा वाला हिस्सा आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 21 मार्च को हो रहा है, ये भूमध्य रेखा वाला हिस्सा जो है ये सूर्य के सामने आ रहा है, वही की वही स्थिति यहाँ पर होती है 23 सितंबर को, और भूमध्य रेखा वाला हिस्सा सामने आता है। इससे क्या होगा, इससे ऊपर वाले हिस्से में भी बराबर प्रकाश मिलेगा और नीचे वाले हिस्से में भी उतना ही प्रकाश मिलेगा। अब यही स्थिति बदलती है 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को जब सूर्य के सामने पृथ्वी आती है तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा इसके सामने आता है, ठीक है। मतलब कि सूर्य जो होगा वो मकर रेखा पर लंबवत होगा, इससे दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होगा और उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश कम प्राप्त होगा। और फिर यही स्थिति बदलती है 21 मार्च को, और 21 मार्च को वही स्थिति फिर से रिपीट होती है जो कि 23 सितंबर को हुई थी। मतलब कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के सामने होगी, इससे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में बराबर प्रकाश प्राप्त होगा, ठीक है। और फिर यही स्थिति वापस 21 जून को रिपीट होती है। तो इस तरीके से पृथ्वी पूरे साल में अपनी स्थितियां बदलती रहती है, जिससे कि पृथ्वी का अलग अलग हिस्सा सूर्य के सामने आता है, जिससे कि यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखाएं डिसाइड होती है, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया कर्क रेखा और मकर रेखा को। चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्ष के अलग अलग समय पर जब सूर्य पृथ्वी की स्थिति होती है उससे क्या प्रभाव होता है, और पृथ्वी पर दिन और रात का जो टाइम पीरियड है वो इससे किस तरीके से प्रभावित होता है। सबसे पहले हमने बात की थी 21 जून की। देखिए, 21 जून की अगर बात करें तो हमने वहाँ पर चर्चा की थी कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा हमें देखने को मिली थी वो हमें सूर्य के सामने देखने को मिली थी। तो इससे क्या होगा, इससे उत्तरी गोलार्ध में हमें ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होगा, और ये स्थिति कब होगी, 21 जून को, ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें
कर्क रेखा पर लंबवत होगी। ठीक है, अब इससे ये होगा कि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर प्रकाश मिलेगा, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें 12 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा समय तक मिलती रहती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पर तो प्रकाश मिलेगा ही। ठीक है, और यहाँ पर जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है इसको तो हमेशा ही प्रकाश मिलता रहेगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर रहे चाहे यहाँ पर रहे। और इस दिन क्या होगा, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर बहुत ही कम प्राप्त होती है। इस साइड यहाँ पर सूर्य की किरणें कम मिलेंगी, जिससे यहाँ पर दिन छोटे होंगे। 21 जून के बाद सूर्य की स्थिति बदलती है और भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है, 21 जून के बाद सूर्य जो होगा वो भूमध्य रेखा पर लंबवत होने लगेगा धीरे धीरे। और 23 सितंबर की अगर बात करें तो 23 सितंबर को सूर्य एग्जैक्ट हमारी जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उस पर लंबवत हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं 23 सितंबर की स्थिति के बारे में। 23 सितंबर, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, 23 सितंबर को सूर्य जो होगा यहाँ पर भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा। अब इससे क्या होगा, भूमध्य रेखा जो है हमारी पृथ्वी का बीच वाला भाग है, इससे क्या होगा, हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में बराबर समय तक प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समान प्रकाश प्राप्त होता है। इससे क्या होगा, दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं, मतलब इस टाइम भी उतने ही समय का दिन हो रहा है और इस साइड भी उतने ही समय का दिन हो रहा है। ठीक है, 23 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति एक बार फिर से बदलती है और भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर बढ़ने लगता है, मतलब कि सूर्य जो है अब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आ रहा है। और फिर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, 22 दिसंबर की स्थिति जो होगी उसमें सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत होगी। अब इससे क्या होगा, इससे दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से में ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होगा और यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रकाश बढ़ेगा तो गर्मी भी बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है इसमें इस समय कम प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है ये उत्तरी गोलार्ध में है और इसलिए दिसंबर का जो टाइम होता है यहाँ पर हमें दिन काफ़ी छोटे देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि लगभग शाम के 5 साढ़े 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। जबकि गर्मियों की अगर बात करें, जो हमने डिस्कस किया था कि जब जून में यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, उस समय हम देखते हैं कि जो दिन होता है वो शाम के 7:30 बजे तक 7 बजे तक यहाँ पर उजाला रहता है। तो यही प्रभाव होता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण। अब 22 दिसंबर को क्योंकि सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत है, तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य 12 घंटे या फिर उससे ज़्यादा समय तक क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें 12 घंटे या फिर उससे अधिक समय तक पड़ेंगी और इसका प्रभाव ये होगा कि उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम समय तक पड़ती है। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। और इसके बाद जैसे जैसे ही 22 दिसंबर से सूर्य फिर से भूमध्य रेखा और कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगेगा, तो इसमें यहाँ पर दिन की स्थिति में परिवर्तन होने लगता है और दिन यहाँ पर फिर से बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद 22 दिसंबर के बाद सूर्य फिर से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगा और 21 मार्च को सूर्य फिर से हमारी भूमध्य रेखा पर लंबवत हो जाएगा। और इससे क्या होगा, 21 मार्च से फिर 21 मार्च को वही की वही परिस्थितियाँ रिपीट होगी जो कि 23 सितंबर को हुई थी। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सभी बराबर प्रकाश प्राप्त होगा और यहाँ पर दिन और रात वहाँ पर दिन और रात बराबर होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य तथ्यों को। भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार लंबवत होता है। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 बार सूर्य लंबवत होता है। भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा के बीच अधिकतम सूर्य का प्रकाश 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य प्राप्त होता है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि 21 मार्च को सूर्य जो होता है ये भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। उसके बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है और लगभग 22 जून को ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसके बाद सूर्य फिर से नीचे आने लगता है और फिर ये 23 सितंबर को यहाँ पर भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। तो हमने क्या देखा, सूर्य जो है ये 21 मार्च से 22 जून और 22 जून से फिर 23 सितंबर, इस पूरे टाइम पीरियड में सूर्य का जो प्रभाव है ये हमें उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। मतलब कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में ये घूमता रहता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में इस समय तापमान बढ़ता है। हम देखते भी हैं कि मार्च का जो टाइम होता है उससे लेकर जून तक हमें उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का सीजन देखने को मिलता है। ठीक है,
और जो भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा के बीच अधिकतम जो सूर्य का प्रकाश है वो 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य प्राप्त होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि 23 मार्च को सूर्य कहाँ जाएगा, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, फिर ये बढ़ेगा दक्षिणी गोलार्ध की ओर मकर रेखा की ओर, और मकर रेखा पर ये पहुंच जाएगा 22 दिसंबर को। ठीक है, इसके बाद 22 दिसंबर से ये फिर से बढ़ने लगता है भूमध्य रेखा की ओर, और ये पहुंच जाता है 21 मार्च को फिर से भूमध्य रेखा पर। तो अभी हमने देखा कि 23 सितंबर से 22 मार्च तो अभी हमने देखा कि 23 सितंबर से 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से 21 मार्च, तो इस पूरे टाइम पीरियड में हमारा जो सूर्य है ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ही घूमता रहता है। इससे दक्षिणी गोलार्ध में इस समय तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, और उत्तरी गोलार्ध में ठंड बढ़ती है। ठीक है, तो ये थी हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा और उनकी अलग अलग स्थितियों के संबंध में जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।